हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो परमाणु संरचना के बारे में है। परमाणु संरचना का मतलब होता है कि परमाणु कैसे बना है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम डाल्टन के कंसेप्शन पर बात करते हैं। डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन के संकल्पना के हिसाब से परमाणु एक अविभाज्य कण है और सूक्ष्मतम कण है। मतलब इससे ज़्यादा टुकड़ा अब नहीं हो सकता है। परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है, सबसे सूक्ष्म कण है वो। लेकिन आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ कि परमाणु के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। परमाणु बहुत सारे कणों से मिलकर के बना होता है। लेकिन मतलब अगर हम बेसिक बात करें तो 3 मौलिक कणों से परमाणु बना है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दूसरे का नाम प्रोटॉन और तीसरे का नाम न्यूट्रॉन। तो 3 मौलिक कण हुए जिससे परमाणु बना है। यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित कण है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और कक्षक में लगाता है। और कक्षक को हम अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट KLMNO से डिनोट करते हैं। और प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है और नाभिक में एक और कण पाया जाता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वह अनावेशित होता है। और अगर हम किसी परमाणु के परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। यानी कि परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो बराबर होगा प्रोटॉन संख्या के। और अब हम अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो जितना इस पर ऋणावेशित कण की संख्या है उतने ही इसमें धनावेशित कण की संख्या है। इसीलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। अब ये कैसे पता चला कि परमाणु विभाज्य है? तो सबसे पहले इसके लिए हम कैथोड रे की बात करेंगे। कैथोड रे को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था J.J. थॉमसन। 1897 ईस्वी में उन्होंने विसर्ग नली पर प्रयोग किया। विसर्ग नली से उन्होंने हवा निकाल लिया और उसमें बहुत कम दाब पर जो वायु था 0.1 mm दाब पर उन्होंने 10,000 वोल्ट विभवांतर की उच्च धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एक किरण निकलती है, इसे हम कैथोड रे कहते हैं। अब अलग अलग गैस पर जब प्रयोग किया गया तो पता चला कि सब में समान गुण है। तो कैथोड रे का गुण होता है कि उसके रास्ते में अगर हम अपारदर्शक पदार्थ रख दें तो छाया बनता है। और अगर बहुत हल्की गिरनी हो तो उसको ये घुमा सकता है। ये सीधी रेखा में गमन करता है और तीव्र गति से गमन करता है। फिर इसके रास्ता में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रख दें तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो हमारा पॉजिटिव जो हमारा इसका ये इलेक्ट्रोड है उसके तरफ इसका झुकाव हो जाता है, ये मुड़ जाता है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो J.J. थॉमसन ने कैथोड रे की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बतलाया। और जो सबसे कम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। कैथोड से एनोड की ओर ये चलता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पाथ ऑफ कैथोड रे द बीम इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। हमने कहा कि परमाणु जो है वो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक मूल कणों से। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रोटॉन के खोज के बारे में। तो E. गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन की खोज की 1909 ईस्वी में। और तो ये जो गोल्डस्टीन का जो रिसर्च है वो बेस्ट है। या मतलब इससे पहले हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का चर्चा करेंगे। 1909 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पर, सोना के पतले पत्थर पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया था। और जो उसके सोना के पत्थर के पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक पर्दा रख दिया था काउंटिंग करने के लिए कि कितना अल्फ़ा रे गुजरता है सोना के फॉइल से और उस पर क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर भाग जो है सो सीधे निकल जाते हैं बिना मुड़े हुए। कुछ भाग जो कुछ किरण जो है अल्फ़ा रे के वो मुड़ जाते हैं और कुछ जो है सो अपने रास्ता में सीधे लौट आते हैं। इन 1909 रदरफोर्ड
made alpha scattering experiment. In that very experiment, gold foil experiment, he found that whenever he shot an ultra thin gold foil with alpha particle and recorded the dispersed alpha particle on a zinc sulfide screen, the majority of the particles travel past the foil without being deflected. The alpha particles deflect at a slight angle in some cases. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं न्यूट्रॉन के खोज की। चैडविक ने 1932 में जिसमें उन्होंने पैराफिन के अलावा अन्य लक्ष्यों पर बमबारी की। उन्होंने बमबारी के बाद विभिन्न वस्तुओं की ऊर्जा का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के पश्चात उन्होंने एक नए कण की उपस्थिति का पता लगाया जिस पर कि कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, और अगर उसके द्रव्यमान की बात करें तो उसमें प्रोटॉन के समान ही द्रव्यमान है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है तो प्रोटॉन पर रहता है धन आवेश, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जेम्स चैडविक यूज्ड ए पोलोनियम सोर्स टू लॉन्च अल्फा रेडिएशन एट बेरिलियम शीट। एज ए रिजल्ट, अनचार्ज्ड penetrating radiation was produced. This radiation was incident on paraffin wax, a hydrocarbon that contains much hydrogen. अब इसके बाद इस चैप्टर में जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है यानी कि परमाणु संरचना है, इसमें हम जानेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के खोज के बाद डाल्टन का जो परमाणु का जो सिद्धांत था कि परमाणु अविभाज्य है, उस सिद्धांत को धक्का लगा और उस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। अब पता चला कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में है ये तो पता लगा, लेकिन ये कैसे व्यवस्थित हैं उसके बारे में थॉमसन ने एक मॉडल दिया। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु में ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा समान होती है, अतः परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु के उदासीन प्रवृत्ति की सही व्याख्या हुई इससे, लेकिन इस मॉडल को अन्य प्रयोगों के द्वारा इस मॉडल का जो है ये मॉडल अन्य जो परिणाम है उस सब का व्याख्या नहीं कर सका और इस मॉडल को भी खारिज कर दिया गया और फिर एक नए परमाणु के मॉडल की आवश्यकता हुई। तो फिर अब इसमें चर्चा होती है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का, जिसमें कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए जिसका हमने अभी चर्चा किया है। अल्फा किरणों को सोने के पतले पत्थर पर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया और फिर अल्फा कण जो था उसके बारे में बताया कि वो हीलियम कण से बने हुए हैं। अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्टेड हुए, कुछ बड़ा कोण बनाते हुए विचलित हुआ और लगभग 12,000 कणों में से एक कण वापस लौट आया। तो इस कण जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये ज्ञात हुआ कि परमाणु के भीतर का अधिकांश हिस्सा खाली है, जिसके कारण अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं और परमाणु में धन आवेश वाला हिस्सा बहुत कम है, जिसके कारण बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो पाता है। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर लौट आते हैं। इससे यह साबित हुआ कि परमाणु का पूरा धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है और परमाणु का जो नाभिक है परमाणु की तुलना में 1 लाख गुना छोटा है। तो परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार पथ पर चक्कर लगाता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी मुक्त करेगा और अंततः नाभिक में गिर जाएगा और इस तरह परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा। तो इस मॉडल को भी जल्दी ही खारिज कर दिया गया, लेकिन इस मॉडल के अपने लाभ हुए। अब उसके बाद आते हैं नील्स बोर के मॉडल पर। तो रदरफोर्ड के मॉडल की त्रुटियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक मॉडल दिया था। ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है निश्चित कक्षाओं में और स्थिर कक्षाओं में
जिसका ऊर्जा निश्चित होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होता है, कक्षक होता है, उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर KLMN से हम व्यक्त करते हैं। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग जो परमाणु हैं उसका अलग अलग परमाणु संख्या होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। उसी हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। और फिर इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे कक्षाओं में सजा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। फिर बोरबरी का नियम है कि पहले, दूसरी या तीसरे कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी जानकारी मिलती है।